Hey folks, welcome to our channel Funribus। ये है एपिसोड नंबर 6 ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं डीमेट अकाउंट। हम देखेंगे डीमेट अकाउंट क्या होती है, हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, हम देखेंगे डिफरेंस क्या है डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में। हम डिस्कस करेंगे कि ब्रोकर कौन सा हो, हम डीमेट अकाउंट ओपन किस ब्रोकर के पास करें, उनके कंपैरिजन का क्राइटेरिया क्या क्या हो। ओके, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्योंकि हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है, हमें अच्छी वेल्थ क्रिएट करना है, तो हमारे पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ओके, देख लेते हैं हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट को ओपन कैसे करना है। पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है, हमारे पास सिंपली एक सेविंग अकाउंट है जिसमें हमारे पैसे डिपॉजिट होते हैं और हम विड्रॉ करते हैं। एनुअली हमें 3 to 4% उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, वो है हमारा सेविंग अकाउंट। तो क्या सेविंग अकाउंट से ट्रेडिंग की जाती है? आंसर इज नो। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट। हम जितनी भी ट्रेडिंग करेंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट से करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होती है? ट्रेडिंग अकाउंट एक इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, जहां पर हम क्या करते हैं, हम सिक्योरिटीज, कैश और अदर होल्डिंग्स करते हैं, ट्रेड करते हैं, हम बाय और सेल करते हैं। कहाँ करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में, एनएससी या बीएससी में से जो हम शेयर्स बाय करते हैं, एनएससी या बीएससी से जो शेयर्स सेल करते हैं, कहाँ से करते हैं? वो ट्रेडिंग अकाउंट से करते हैं। ओके, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है। ओके, देन डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट इज अ शॉर्ट फॉर्म डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपने शेयर्स को होल्ड करते हैं। होल्ड इन द सेंस, हम वहां पर शेयर स्टोर करते हैं। सिर्फ शेयर्स ही नहीं, हम होल्ड करेंगे वहां पर बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बहुत अच्छी तरह से सेफ्टी और विद सिक्योरिटी के साथ हम उसे डीमेट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम उसे जहां पर स्टोर करके रखते हैं, उसे कहते हैं डीमेट अकाउंट। ओके, तो क्या डीमेट अकाउंट से ट्रेडिंग नहीं होती? आंसर इज नो। ट्रेडिंग हम ट्रेडिंग अकाउंट से करेंगे, और उसका जो आपके शेयर्स को, आपके म्यूचुअल फंड को, आपके ईटीएफ को, आपके सिक्योरिटीज को जो स्पेस प्रोवाइड होगा, जहां पर आपकी करंट होल्डिंग्स होल्ड होंगी, उसे डीमेट फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिफरेंस। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम सिर्फ बाय और सेल करते हैं शेयर्स का। डीमेट अकाउंट एक रिपोजिटरी की तरह है, जहां पर हम अपने शेयर्स को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफली रखते हैं। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में हम सिर्फ ट्रांजैक्शन करते हैं, बाय और सेल करते हैं। डीमेट अकाउंट में करंट होल्डिंग्स आपकी रहती है। ट्रेडिंग अकाउंट हम बैंक के साथ, आपकी जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसके साथ हम उसे लिंक करते हैं। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बीच ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में मनी ऐड कर सकते हो, आप ट्रेडिंग अकाउंट से सेविंग अकाउंट में मनी विड्रॉ कर सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट से आप इंट्राडे कर सकते हो, आप स्विंग कर सकते हो, आप एफएनओ ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन। सारी ट्रेडिंग्स हम ट्रेडिंग अकाउंट से करेंगे। ओके, फिर डीमेट अकाउंट में आपने अगर किसी शेयर्स की डिलीवरी ली है, यानी कि आप किसी शेयर को परचेस करके उसे होल्ड करना चाहते हो, उसे रखना चाहते हो और डिविडेंड इनकम अर्न करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में डीमेट अकाउंट ही एक डिपॉजिटरी की तरह काम करता है, और वो आपके शेयर्स की डिलीवरी लेता है। डिलीवरी ऑफ शेयर्स डीमेट अकाउंट में होंगे। या फिर आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया होता है, तो वो आईपीओ अगर आपको अलॉट हो जाता है, तो वो शेयर्स कहाँ जाएंगे? वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएंगे, वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में जाएंगे। ओके, देन आता है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है, वो डिलीवरी नहीं लेता। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ ट्रांजेक्शन होते हैं, वो आपकी इक्विटी शेयर्स की डिलीवरी नहीं लेता, डीमेट अकाउंट लेता है। ओके, इट डज नॉट हेल्प यू टू ट्रांजेक्ट इन स्टॉक मार्केट। जिस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट आपके शेयर्स को होल्ड करके नहीं रखता, उसी तरह डीमेट अकाउंट आपको ट्रेडिंग नहीं करवाता डीमेट अकाउंट से। ठीक है, नाउ हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट। सबसे पहले तो आपको जहां जिस डिस्काउंट ब्रोकर या फुल सर्विस ब्रोकर में अकाउंट ओपन करवाना है, वहां की साइट विजिट करनी होगी। ऑनलाइन ही होता है, 10 मिनट का काम होता है। विजिट द ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। फिर वहां पे अपने बेसिक डिटेल्स फिल करने होंगे, नेम, एड्रेस एंड ऑल बेसिक डिटेल्स वो फिल करने होंगे। देन अपलोड योर डॉक्यूमेंट सच एज फोटो, पैन कार्ड, सिग्नेचर, प्रूफ ऑफ एड्रेस, बैंक डिटेल्स। कुछ ब्रोकर्स कैंसल्ड चेक मांगते हैं, कुछ लोग सिर्फ डिटेल्स मांगते हैं। ओके, सो ये अपलोड कर सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट।
देन नेक्स्ट स्टेप होता है वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन टू कंफर्म योर आइडेंटिटी, ओके, वो भी ऑनलाइन बड़े आराम से हो जाती है। देन ई साइन द डॉक्यूमेंट थ्रू आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, आपको डॉक्यूमेंट साइन होता है एक ऐसे मोबाइल से जो कि आधार से लिंक्ड हो, ओके, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही यहाँ पर रजिस्टर करवाना है, ठीक है। देन रिव्यू एंड सबमिट योर एप्लीकेशन, आप सबमिट करने के पहले एक बार उसको रिव्यू कर लें कि आपने सारे जो डिटेल्स फिल करनी है वो आपके अकॉर्डिंगली है, तो फिर उसके बाद सबमिट करिए, आपके डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ टू चूज ब्रोकर। आपने ये तो देख लिया कि आपको डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करना है, लेकिन कहाँ ओपन करना है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देन पहले जान लेते हैं कि ब्रोकर कितने टाइप्स के होते हैं। ब्रोकर दो टाइप्स के होते हैं, पहला है फुल सर्विस ब्रोकर, दूसरा है डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर क्या करता है? फुल सर्विस ब्रोकर आपको रिसर्च और स्टॉक्स के टिप्स देता है, बहुत ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करता है। वो आपके लिए रिसर्च करेगा, वो आपके लिए एनालिसिस करेगा, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देगा, कोई अगर आईपीओ आ रहा है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन उसके ब्रोकरेज चार्ज ज्यादा होंगे। कोई भी आपके लिए ज्यादा मेहनत कर रहा है तो आपको चार्जेस तो हाई होंगे ही उसके। नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर एज कम्पेयर टू फुल सर्विस ब्रोकर लेस सर्विस प्रोवाइड करता है। लेस सर्विस जैसे कि वो आपके लिए रिसर्च नहीं करेगा, वो आपको स्पेसिफिक न्यूज नहीं लाके देगा कि मार्केट में ये हो रहा है वो हो रहा है, ओके, सो वो लेस सर्विस ऑफर करेगा। चार्जेस एज कम्पेयर टू फुल सर्विस ब्रोकर उससे कम होंगे, ओके। सो बेसिक डिफरेंस फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर में सिर्फ इतना है कि फुल सर्विस ब्रोकर के चार्जेस ज्यादा होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर के चार्जेस कम होते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर आपके लिए रिसर्च एनालिसिस करता है, डिस्काउंट ब्रोकर आपके लिए रिसर्च नहीं करता, ओके। वैसे मेरा मानना है कि बिगिनिंग में आपको डिस्काउंट ब्रोकर ही ओपन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुरुआत में आप जितना ज्यादा सीखें, खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, रेदर कि आप फुल सर्विस ब्रोकर पे डिपेंड रहे कि जब ब्रोकर आपको रिसर्च करके बताएगा तब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो एक डिपेंडेंसी वाली बात हो जाती है, ओके। इससे अच्छा है कि आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ आप अपना अकाउंट ओपन करें, खुद सीखे समझे और आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट वन इज चार्जेस, एएमसी। एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। इसके पहले भी एक और चार्जेस आते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के। कुछ ऑलमोस्ट सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स तो अब इसे बिल मानते हैं, अब नहीं है अकाउंट ओपनिंग फी, लेकिन फिर भी अगर किसी ब्रोकर का अकाउंट ओपनिंग फी है तो आप सरप्राइज ना हो। नेक्स्ट वन इज एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। एएमसी क्या करता है? एएमसी एक ऐसा चार्ज है जो आपके अकाउंट को सेफ और सिक्योर रखता है और प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, तो उसके जो चार्जेस लगते हैं वो आता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। हार्डली 300 to 400 रुपीज होते हैं, अब डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकर कौन है। देन ब्रोकरेज, हम जो भी बाय एंड सेल करते हैं उस पे जो चार्जेस लगते हैं उसे ब्रोकरेज करते हैं। अभी ब्रोकरेज दो तरह से लगती है, पहली इंट्राडे पे लगती है, दूसरी डिलीवरी। इंट्राडे इन द सेंस जो आप सेम डे में परचेस करते हो और सेम डे में सेल कर देते हो, उस पे जो चार्जेस लगते हैं वो इंट्राडे ब्रोकरेज और इंट्राडे होता है। डिलीवरी बेस्ड जो आप एक दिन लेते हो शेयर्स और उसके बाद 2 या 3 दिन या फिर 6 महीने या फिर 1 साल या फिर 5 साल या फिर 10 साल, जो भी आपका होल्डिंग का पीरियड है आप उसे रखना चाहते हो, डिविडेंड इनकम गेन करना चाहते हो, तो वो जो डिलीवरी लेते हो आप एक शेयर्स की, वो उसके चार्जेस होते हैं डिलीवरी चार्जेस, वो भी ब्रोकरेज में आता है। तो उस तरह के दो डिफरेंट ब्रोकरेज की क्राइटेरिया होती है, ये कंपैरिजन का एक क्राइटेरिया है। देन अदर चार्जेस अपार्ट फ्रॉम एएमसी एंड ब्रोकरेज, और भी चार्जेस हमारे ट्रांजेक्शन पे लगते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, एनएससी और बीएससी। एनएससी और बीएससी का जो एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन है उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस, जो कि हमें सिर्फ सेल पे देने होते हैं। अगर हमने कोई शेयर्स परचेस कर लिया है, वो चार्जेस तब तक नहीं लगेंगे जब तक आप उस सिक्योरिटी को सेल ना करो, सेल के टाइम पे वो टैक्स लगता है। इंट्राडे का अलग होता है, डिलीवरी का अलग होता है। जीएसटी 18% होता है, लेकिन 18% एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस पे, 18% डीपी चार्जेस इन द सेंस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स लाइक एजेंट्स ऑफ सीडीसीएल, एनएसडीएल, ये सब जो है उसके चार्जेस है, उस पे भी 18% जीएसटी लगता है। देन ब्रोकरेज चार्जेस, उस पे 18% जीएसटी। ना सेबी टर्नओवर चार्जेस, जो कि बाय एंड सेल दोनों पे लगता है।
स्टैम्प ड्यूटी, ये स्टेट वाइज अलग अलग परसेंटेज होता है, आप डिसाइड करिए कि आपके स्टेट में कितना स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है। देन आता है कंपैरिजन का क्राइटेरिया, चार्ट पैटर्न, टेक्निकल टूल्स एंड सिस्टम हैंड। इसका मतलब क्या है? ये कंपैरिजन का क्राइटेरिया हो सकता है। चार्ट पैटर्न, अगर हम अपना चार्ट ओपन करते हैं, हमें जो ब्रोकर सिस्टम प्रोवाइड करता है, चाहे वो मोबाइल का ऐप हो या फिर वेब का ऐप हो, ब्राउज का ऐप हो, हम उससे जब ओपन करते हैं तो वो जो चार्ट दिखता है, जो फॉर्मिंग होती है, कैंडल की जो फॉर्मेशन होता है, वो जो पैटर्न बनाता है, वो पैटर्न अगर एक्चुअली टाइमिंग से डिले हो जाता है तो हम शायद प्रॉपर टाइम पे हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। ओके, सो ये एक कंपैरिजन का क्राइटेरिया हो सकता है। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल टूल। टेक्निकल टूल इन द सेंस, जब हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ टूल्स यूज करते हैं, टेक्निकल टूल्स यूज करते हैं। उस टेक्निकल टूल्स पे फॉर एग्जांपल हमें MACD यूज करना होता है, बॉलिंजर बैंड यूज करना होता है, हमें RSI यूज करना होता है, स्टोकेस्टिक यूज करना होता है। तो ये सारे जो टूल्स हैं, आप एक से ज्यादा टूल्स, कितने टूल्स उस चार्ट पैटर्न में एग्जीक्यूट कर पाते हो और अपने सिस्टम को फॉलो कर पाते हो, वो एक कंपैरिजन का क्राइटेरिया है। बहुत सारे ब्रोकर्स उसमें टू इंडिकेटर्स, 3 इंडिकेटर्स, एट ए टाइम 4 इंडिकेटर्स, 5 इंडिकेटर्स, ऐसे कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक कंपैरिजन का क्राइटेरिया होता है। देन सिस्टम हैंग, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली कभी कभी किसी का सिस्टम हैंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाता है कि थर्सडे के दिन जब ऑप्शन की एक्सपायरी होती है तो उस टाइम पे ज्यादातर सिस्टम हैंग होते हैं, तो वो भी एक कंपैरिजन का क्राइटेरिया होता है। अगर आपका ब्रोकर आपको प्रॉपर सर्विस नहीं देता है, आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, तो आप क्या करोगे? आपका जो स्क्रीन है ना, वो आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, तो एक कंपैरिजन का क्राइटेरिया हो सकता है। और ये आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आप कौन सा ब्रोकर चूज करें। ठीक है, सो ये सारे जो कंपैरिजन के क्राइटेरिया है, आप उसको स्टडी करके, उसको एनालाइज करके आप अपना ब्रोकर चूज कर सकते हैं कि आप कौन से ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। अगर वाकई में आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो मैं अपस्टॉक्स को फॉलो करती हूँ। अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट है मेरे पास, मैं वहां से ऑपरेट करती हूँ। नो डाउट उनकी मोबाइल सर्विस बहुत अच्छी है और वो रिसर्च एंड टेक्निकल टूल्स, अभी तक मुझे सेटिस्फैक्ट्री ही रिजल्ट मिला है। अगर आपको अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज उस लिंक को क्लिक करें और अपना अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। ठीक है, आप फिनरोबिस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम डिस्कस करेंगे नॉमिनी के बारे में। ओके, अब आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है तो डीमैट अकाउंट में एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है नॉमिनी का। आप नॉमिनी को कैसे चूज करें, नॉमिनी को फिल करें, नॉमिनी क्यों जरूरी है आपके, सिर्फ डीमैट अकाउंट में नहीं, हर अकाउंट में, हर वेल्थ में, हर एसेट में नॉमिनी क्यों जरूरी है। ओके, फिनरोबिस साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।